डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया सॉलिड क्या होता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और वो प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, इतना हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड जो भी हैं उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट होता है, एक खास अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है, इसी वजह से सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करते हैं। ये हमने देखा था। अब ये जो अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। इसी अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड्स को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। कैटेगरी नंबर 1, अगर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इरेगुलर है तो उसको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आइए कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो पहला डिफरेंस देखते हैं दोनों में। तो पहला डिफरेंस तो यही हुआ कि एमोर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। चूंकि एमोर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर है, इस वजह से आप कहेंगे कि उसमें शॉर्ट रेंज का ऑर्डर दिखता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक ऑर्डर तो दिखता है, लेकिन वो ऑर्डर शॉर्ट रेंज तक ही दिखता है, पूरे क्रिस्टल में नहीं दिखता है, थ्रू आउट द क्रिस्टल हमको नहीं दिखता है। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो भी ऑर्डर है वो शॉर्ट रेंज होगा, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डर शॉर्ट रेंज भी होगा, लॉन्ग रेंज में आप देखेंगे तो लॉन्ग रेंज में भी होगा। इसमें शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों ऑर्डर होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट डिफरेंस एमोर्फस सॉलिड में चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर है, इस वजह से एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, शार्प होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट पे जितना हीट रिक्वायर्ड होता है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, मेल्ट कराने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो एमोर्फस सॉलिड में क्या है, अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, इस वजह से इनका हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होता है, डेफिनिट नहीं होता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, इसलिए उनका हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होता है, डेफिनिट होता है। एक खास अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो पूरा का पूरा सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, या इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अमोर्फस सॉलिड को अगर किसी भी शार्प एज वाले नाइफ से एज फॉर एग्जांपल कट करेंगे तो उसके जो दो पार्ट होंगे, उन दोनों पार्ट का सरफेस जो होगा वो स्मूथ नहीं होगा, यानी कि इसमें जो क्लीवेज होता है वो क्लियर नहीं होता है, क्लीन नहीं होता है। जबकि एमोर्फस सॉलिड में क्लीवेज जो होता है वो क्लीन होता है। एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब है कि एमोर्फस सॉलिड में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, इनको मेजर किया जाए तो किसी भी डायरेक्शन में, सॉलिड के किसी भी डायरेक्शन में मेजर कीजिए, लेंथ वाइज मेजर कीजिए, ब्रेथ वाइज मेजर कीजिए, हाइट वाइज मेजर कीजिए या डायगोनल वाइज मेजर कीजिए, आपको एमोर्फस सॉलिड में ये प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इस वजह से एमोर्फस सॉलिड को बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर का सॉलिड। they are isotropic in nature, whereas crystalline solids are anisotropic in nature, means crystalline solid में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा को जब आप मेजर करेंगे तो लेंथ के वाइज उनका मैग्नीट्यूड कुछ डिफरेंट होगा, ब्रेथ वाइज उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, डायगोनल वाइज उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, हाइट वाइज उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। ऐसे सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स जिनमें ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन को चूज करने पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड की आती है, उनको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं हम लोग। एमोर्फस सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है ग्लास, और इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप क्वार्ट्ज, और इसका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं रबर। These all are amorphous solids. Crystalline solids में बहुत सारे examples हैं. As for example, the simple salt which you are taking in your food daily, that is sodium chloride. ये क्या है, crystalline solid है।
लिथियम का क्लोराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सोडियम का ब्रोमाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जितने भी मेटल्स आप देख रहे हैं कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, दिस एटसेट्रा ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड को हम लोग सीडो सॉलिड भी कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स को सीडो सॉलिड भी कहते हैं या एमोर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनको बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड्स आर सीडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। एमोर्फस सॉलिड्स में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, एमोर्फस सॉलिड्स में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, हालांकि ये फ्लो एक्सट्रीमली स्लो होता है, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 1000 साल में देखने को मिलता है फ्लो। तो ये स्लो जो होता है बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो होता है, ये फ्लो एक्सट्रीमली स्लो होता है, लेकिन फ्लो होता है एमोर्फस सॉलिड में। इसी वजह से एमोर्फस सॉलिड को एज सुपर कूल्ड लिक्विड भी ट्रीट किया जाता है, एज सुपर कूल्ड लिक्विड भी हम एज्यूम करते हैं। अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड है एमोर्फस सॉलिड, इसमें फ्लो की टेंडेंसी पाई जाती है, ये हमने देखा कहां से? ये हमने देखा एंशिएंट बिल्डिंग्स में, खिड़कीज के जब ग्लासेस को मेजर किया गया तो देखा गया कि इनका टॉप पोर्शन जो है थीनर है, पतला है, जबकि बॉटम का पोर्शन थीकर है, मोटा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होगा तभी जब कुछ अमाउंट में ग्लास का पार्टिकल जो होगा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हुआ होगा। तो एंशिएंट बिल्डिंग्स में देखा गया है इस तरीके से, एंशिएंट बिल्डिंग्स के विंडो ग्लासेज बॉटम में थीकर होते हैं और टॉप पे थीनर होते हैं। इसका मतलब है कि ग्लास में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। तो ग्लास एमोर्फस सॉलिड है तो हम कह सकते हैं कि एमोर्फस सॉलिड में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। ये फ्लो चूंकि बहुत स्लो होती है इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर करना चाहेंगे एमोर्फस सॉलिड के बारे में। एमोर्फस सॉलिड को अगर कंटिन्यूअस हीटिंग कूलिंग किया जाए तो इनमें क्रिस्टलाइजेशन होने के भी चांसेस होते हैं। ये भी देखा गया है एंशिएंट बिल्डिंग्स के विंडो ग्लासेस में। एंशिएंट बिल्डिंग के विंडो ग्लासेस जनरली मिल्की अपीयरेंस के मिले। ये मिल्की अपीयरेंस का कारण क्या है? जब ये लगे होंगे तब तो ये कलरलेस होंगे, लेकिन कुछ सालों बाद ये कैसे हो गए? मिल्की अपीयरेंस के हो गए। समझ सकते हैं रीजन क्या हो सकता है? ग्लासेस के ऊपर जब दिन में सन की रेज पड़ी होगी तो हीट हुआ होगा, रात को जब ठंडा रहा होगा तो कूल हुआ होगा, फिर दिन का टाइम हीट हुआ होगा, फिर रात को कूल, हीटिंग कूलिंग हीटिंग कूलिंग हीटिंग कूलिंग, लगातार हीटिंग कूलिंग की वजह से जो एमोर्फस सॉलिड है उसमें कुछ क्रिस्टलाइजेशन हुआ होगा जिसके वजह से वो कलर्ड हो गया, उसका अपीयरेंस मिल्की कलर का हो गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे एमोर्फस सॉलिड के बारे में। अब हम करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में थोड़ा डिटेल्ड स्टडी। इन जनरल इस चैप्टर में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है, एमोर्फस सॉलिड के बारे में बस इतना ही पढ़ना है। और लास्ट के टॉपिक जो हमने डिस्कस किया फ्लूइडिटी इन ग्लास एंड मिल्की अपीयरेंस ऑफ ग्लास, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, 1 मार्क के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। अब देखेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग डिवाइड करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, कितने कैटेगरीज के होते हैं और किस बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है। तो जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स सब में डिफरेंट डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे मॉलिक्यूलर, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन से। इसमें सबसे पहला जो डिवीजन है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला डिवीजन जो है, पहला टाइप जो है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम से स्पष्ट है, नाम से क्लियर है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे मिलके बने होंगे? मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे। अब मॉलिक्यूल्स पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो। तो इन 3 केसेस की वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पहला कैटेगरी है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का।
किससे बने होंगे ये? कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनके बारे में अभी इतना ही जानेंगे, डिटेल देखेंगे इसके बाद। दूसरा टाइप का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दैट इज द आयोनिक सॉलिड। दैट इज द आयोनिक सॉलिड। नाम से क्लियर है, ये सॉलिड्स किससे मिलकर बने होंगे? आयन से मिलकर बने होंगे। दीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ आयन्स। और आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, which is one of the strongest force of attraction in this world. That is why ionic solids have very high melting point. कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। एग्जाम्पल आपके जनरल लाइफ में कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम का क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड एटसेट्रा। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट टाइप के सॉलिड जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं दैट इज द मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक मेटेलिक सॉलिड। अब नाम से क्लियर है, ये सॉलिड्स कैसे बने होंगे? मेटल्स पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। दीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मेटल पार्टिकल्स। क्लास 11 में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल्स के बीच में किस टाइप, मेटल्स एटम के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग। याद आ रहा होगा आप लोगों को। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है? जब भी मेटल्स के एटम एक दूसरे के पास आते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लूज करने की वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एक सी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही इन्होंने लूज किया, ये कैसे हो गए? पॉजिटिवली चार्ज, और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को बोलते हैं कर्नल्स। तो इलेक्ट्रॉन के सी में ये कर्नल्स क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। अब चूंकि ये कर्नल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, फिर हुए ये अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, which is one of the strongest force of attraction in this world. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। तो इनके बीच में भी हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? बहुत हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स हैं आपने देखा होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके जनरल लाइफ में। एल्यूमिनियम का वायर, एल्यूमिनियम के बर्तन आपने देखा होगा। कॉपर, कॉपर का वायर, कॉपर के बर्तन आपने घर में देखा होगा। आयरन एटसेट्रा, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड।
जो लास्ट टाइप का सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स या इसी कोवेलेंट सॉलिड्स को कभी कभी नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं। नेटवर्क सॉलिड्स, तो कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स, नाम से स्पष्ट है कि ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये बनाते हैं एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इनको नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है डायमंड का। डायमंड में हम लोगों ने देखा, क्लास 10 में भी देखा, क्लास 11 में भी देखा कि डायमंड में एक कार्बन पार्टिकल के साथ 4 कार्बन पार्टिकल्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। एक कार्बन पार्टिकल के साथ 4 कार्बन पार्टिकल्स टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। इस तरीके से ये 5 कार्बन एटम का एक यूनिट बनता है डायमंड में और हर यूनिट दूसरे यूनिट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। वही चीज ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट में हमने देखा एक कार्बन एटम के साथ 3 अदर कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 कार्बन एटम का एक यूनिट होता है ग्रेफाइट में और ये एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, ज्वाइंट होता है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है। बहुत ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है इसमें। इसमें जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बाइंडिंग फोर्स इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज द बाइंडिंग फोर्स in covalent solids। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, बुक मिनिस्टर फुल रेंज भी आते हैं, आपको याद आ रहा होगा, डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। तो ये हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप। अब थोड़ा सा हम एलाबोरेट करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को, थोड़ा सा हम एलाबोरेट करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज करेंगे 3 बेसिस पे। नंबर 1 पोलर, नंबर 2 नॉन पोलर और नंबर 3 पोलर है लेकिन कैसा पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैटेगरी नंबर 1 इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब चूंकि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, डिफ्रैक्ट। किस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, लंदन फोर्सेस। याद आ रहा होगा आप लोगों को, लंदन फोर्सेज या डिस्पर्सन फोर्सेज। तो इनके बीच में क्या है, डिस्पर्सन फोर्सेज, या इसी को बोलते हैं हम लोग लंदन फोर्सेज। अब ये डिस्पर्सन फोर्सेज जो होते हैं वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इस वजह से जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। एग्जाम्पल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो कैसे हो सकते हैं, ये यूनिमॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी हो सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से मिलकर बने होते हैं। यूनी एटॉमिक यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे में इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा, हीलियम, नियोन एक्सेट्रा। ये डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं। डाई एटॉमिक कैसे डाई एटॉमिक होंगे, मोनो
कैसे डायटोमिक होंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन है और इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल बनता है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसमें दो नाइट्रोजन एटम आपस में कंबाइंड है। CO2 it is a triatomic molecule and it is a heteroatomic molecule। अब heteroatomic molecule है तो ये नॉन पोलर कैसे हो सकता है? हेटेरोएटॉमिक, कार्बन एंड ऑक्सीजन दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इस वजह से पोलैरिटी तो इसमें क्रिएट होगी ही होगी। तब ये नॉन पोलर कैसे हुआ? याद कीजिए केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा था CO2 का स्ट्रक्चर। CO2 के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन CO2 में क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का, यानी कि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन बैक साइड में जुड़ा होगा, दूसरा ऑक्सीजन फ्रंट साइड में जुड़ा होगा। बैक साइड वाले ऑक्सीजन की वजह से जो पोलैरिटी आएगी वो फ्रंट साइड वाले ऑक्सीजन की वजह से पोलैरिटी जो आएगी दोनों को एक दूसरे को क्या करेगी? कैंसिल करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड में जो बैक साइड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है उसकी वजह से जो पोलैरिटी होगी वो फ्रंट साइड वाले ऑक्सीजन की वजह से होने वाली पोलैरिटी से कैंसिल हो जाएगी और इस तरीके से CO2 एज अ होल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो CO2 को भी जब सॉलिडिफाई करेंगे तो उससे बनेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और भी आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा एटसेट्रा। दूसरा जो है वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नाम से स्पष्ट है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा जिसमें क्या होगी? पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी का क्या मतलब है? पोलैरिटी का मतलब है कि जब भी मॉलिक्यूल्स के अंदर दो सेंटर्स क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं डाइपोल। और डाइपोल जिस भी मॉलिक्यूल्स में होगा उसमें पोलैरिटी होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सबसे सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गैप है, इस वजह से क्लोरीन पे आता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड में दो एंड्स हो जाते हैं, एक एंड पॉजिटिव जो हाइड्रोजन पे होता है, दूसरा एंड नेगेटिव जो कि क्लोराइड पे होता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हो गया पोलैरिटी, इस तरीके से ये बना एक डाइपोल। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल के अपोजिट एंड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि दो डाइपोल हुए और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से SO2 में भी आप निकालेंगे तो इसमें पोलैरिटी जरूर आएगी। आप क्या करेंगे? 11th का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सल्फर का जब हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा, ऑक्सीजन को अरेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि SO2 क्या हो जाएगी? पोलर। CO2 पोलर नहीं थी, हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा SO2 पोलर है, हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा। ये आप होमवर्क में करेंगे SO2 कैसे पोलर है, और पोलर है तो इसके बीच होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और इस तरीके से ये होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का टाइप। नंबर 3 जो है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इनमें जो पोलैरिटी होती है वो उसमें कम से कम एक एटम जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, और इस वजह से हाइड्रोजन के थ्रू दो मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड हो जाते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें कौन सा बाइंडिंग फोर्स होता है? इसमें बाइंडिंग फोर्स होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है
या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, किसी भी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसमें आता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल लेंगे आप, सबसे सिंपल एग्जांपल वाटर। वाटर को जब फ्रीज करेंगे तो क्या बनेगा? आइस। आइस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया, अमोनिया को जब फ्रीज करेंगे आप तो अमोनिया का सॉलिड बनेगा, उसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF मॉलिक्यूल, इसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कम से कम एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड या एक हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है। वाटर में वाटर में 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, NH3। अमोनिया में 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में 1 हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी है। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए जब भी ये सॉलिडिफाई होंगे तो किस टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये हो गया आपके सॉलिड्स का कैटेगराइजेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जनरली हमने कैटेगराइजेशन किया। ये 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट और नेटवर्क। मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर हमें डिवाइड किया पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग करेंगे क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्रिस्टल लैटिस। उसके साथ साथ हम कल करेंगे यूनिट सेल। उस यूनिट सेल में कितने टाइप के यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये सारा कैलकुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।